वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइज। जो भी लोग मुझे समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सभी का मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी और जीएस का आपका टीचर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बताने के पहले मैं आप सभी का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि अभी जिस तरीके से आपने मुझे मेरी शुरुआत करते हुए सुना, कहीं ना कहीं आपका माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया। आपको ये लगा कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद आपको ये समझ में आया कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, सर की तबीयत खराब है या फिर उनका मन नहीं है पढ़ाने का या किसी चीज से नाराज है। इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही जरूरी कारण है जो मुझे आपको समझाना है और आपके लिए वो आगे जीवन में काम आएगा इस वीडियो के साथ में। उसके लिए मैं आपसे बस 5 मिनट लूंगा, जिसके लिए मुझे आपको अपने तरीके से रिप्रेजेंट होकर ही उस बात को करना पड़ेगा। ओके, सो गुड बाय फॉर नाउ and I'm just coming within 2 seconds again here for you. हेलो एंड अ वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग मुझे समय स्क्रीन पर सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप सभी का मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी स्वागत करता हूं। जी हां, आज की ये जो क्लास है आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा इसलिए लगा रहा हूं, लिटिल बिट इसलिए लगा रहा हूं कि अगर आप उसे समझ पाए तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, नहीं समझ पाए तो थोड़ा तो आएगा जिसका डिफरेंस आगे जाकर आपको बहुत बड़ा दिखेगा, जीवन के रूप में भी और परिणाम के रूप में भी। जी हां, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वो पॉइंट ये है कि पहला वीडियो का जो पहला हिस्सा था, जब मैं वहां पर आया था एकदम मोरोस और सो कॉल्ड मनहूस टाइप का रिप्रेजेंटेशन लेकर, तो कपड़े भले अच्छे हों लेकिन अगर आपके चेहरे में 12 बजे हो, आपकी वाणी में मिठास ना हो, आपकी हरकतों में ऊर्जा ना हो, तो यह दिखा देता है कि आपकी सोच नकारात्मक है। कहने का मतलब आप जिस भी काम में लगे हैं, यदि उस काम में अपनी एनर्जी के साथ लगे होंगे, खुश होकर लगे होंगे और अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखकर लगे होंगे, फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, दुनिया में फर्क पड़ेगा आप जो सोचते हो उस बात से। तो मेरा जो पॉइंट है, आपका ध्यान इस तरफ खींचना है कि हम जब लगातार अपने वीडियो लेक्चर्स को ले रहे हैं ना, तो कुछ दिन बाद हमें इनकी वैल्यू कम लगने लगती है, लगने लगता है ऐसे ही है। नहीं, गलत। आपको इस बात को याद रखना है कि पहले दिन जब आपको ये वीडियो लेक्चर्स मिले थे, उसके बाद आपकी फीलिंग क्या थी? आपको ये लगा कि मेरी पढ़ाई मुझे वापस मिल रही है, मैं अपने सपनों के लिए फिर से काम कर सकता हूं या कर सकती हूं। उसी एनर्जी को आपको बना कर रखना है हमेशा। आप अपने काम से अगर प्यार नहीं करेंगे साहब, तो आपसे तो कोई भी नहीं करेगा और आपके काम की कोई वैल्यू करेगा ही नहीं। रिसेंटली अभी आपने देखा था कि यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं। कोई कांस्टेबल था, वो आईएएस ऑफिसर बन गया। किसी ने कम रैंक ली थी, इस बार फिर से बेहतरीन रैंक ले ली। कोई आईआरएस रह गया था तो वो आईएएस बन गया। कोई मॉडल थी तो वो अब आईएएस ऑफिसर बन गई। तो जब आप तो पढ़ ही रहे हो, तो आप में और उनमें अंतर क्या है? अंतर बस इतना है, जो फिलहाल है वो हमेशा के लिए जरूरी नहीं कि हो। अंतर फिलहाल का इतना है कि वो अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, अपनी जॉब से, अपने सपने से, दिल से प्यार करते हैं। आप यहां से प्यार करते हो, यहां से नहीं। बस ये अंतर है। इस अंतर को खत्म कीजिए। पढ़ाई आप ऑलरेडी कर रहे हैं, रोज के वीडियोस को उसी एनर्जी के साथ में देखिए, उस पर काम कीजिए, तब आपका लाइफ सक्सेस होगा। एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर आता है जब सक्सेस मिलती है, आपकी होती है, हमेशा के लिए होती है। एक एक करके वो दिन एक दिन जरूर आता है। सो उम्मीद यह करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे। नाउ मूव टू आवर टॉपिक, और हमारा टॉपिक है परिसीमन आयोग। जी हां, मैंने इसके बारे में आपसे पहले भी बात की थी, यानी प्रॉमिस किया था कि लास्ट लेक्चर में आपको इसको पूरा करूंगा, लेकिन आपका ध्यान रखते हुए, मैं पूरा कर सकता था लेकिन आपका ध्यान रखते हुए कि आपके लिए वीडियो लेक्चर लंबा ना हो जाए, एग्जॉस्टिंग ना हो जाए, डंपिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे रोक दिया था। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और वो टॉपिक है, मैंने आपको बताया, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग में डीप में घुसने से पहले, अंदर जाने से पहले, गोते लगाने से पहले हमें काम करते हैं, हम सतह को समझते हैं। और वो सतह क्या है? वह है जो आपके सामने आपको दिख रहा है, एक शब्द का संधि विच्छेद। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिधन सीमन। परिधन सीमन, परि का मतलब होता है परिधि, एरिया, आउटर सर्कल। सीमा, सीमन, सीमन मतलब सीमित करना। इंग्लिश में इसे कहते हैं डीलिमिटेशन, यानी लिमिट्स को डिफाइन करना।
अब इस शब्द का प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी कहां मिलता है मैं आपको बताता हूं। थोड़ी देर के लिए आप परिसीमन को छोड़ दीजिए, मेरी बात को सुनिएगा गौर से। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे देश में जिन्हें आम चुनाव हम कहते हैं, तो वो चुनाव कौन से हैं? लोकसभा चुनाव, बिल्कुल ठीक। और जो हमारे प्रदेश के होते हैं जिसमें हम विधायकों को चुनते हैं, वो कौन से हैं? बता चुके हम आपको पहले, वो है हमारे विधानसभा चुनाव। क्या हमने कभी ये सोचा कि ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा एरिया लोकसभा, फलानी लोकसभा के अंतर्गत आता है और कौन सा एरिया फलानी विधानसभा के अंतर्गत? तो ये जो एरिया, गौर से सुनिए, जो एरिया डिसाइड हो रहा है ना, ये एरिया है परिधि का सीमन, यानी उस एरिया की लिमिट्स को क्या करना, डिफाइन करना, डीलिमिटेशन कमेटी जो आपने देखा। जी हां, किसी भी राज्य में जो विधानसभा एरिया होगा, विधानसभा जो क्षेत्र होगा, विधानसभा क्षेत्र सुनते हैं ना अपन, विधानसभा जो क्षेत्र होगा उसका भी डेफिनेशन डिफाइन करता है कौन? डीलिमिटेशन कमेटी, परिसीमन आयोग। और इसी तरीके से लोकसभा के बारे में भी एरिया डिफाइन करता है परिसीमन आयोग। जी हां, अब इस बात को अपन समझते हैं कि यह होता किस आधार पर है। तो बहुत सिंपल है, ये होता है हमारी जनसंख्या के आधार पर। और अगर जनसंख्या के आधार पर हो रहा है तो निश्चित रूप से इस पूरी प्रक्रिया का, होल प्रोसेस का बेस क्या होगा, आधार कहां से आता होगा? जनगणना से, पॉपुलेशन सेंसस से। अब देखिए, मैंने बहुत जरूरी चीजें आपको बता दी जो कि आपको पहले से पता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन्हें पहले से ही जानते हैं, कुछ नया नहीं बताया, बस हमें अब उसे सही जगह पे रखना है। अगर हमारे खाने का डाइनिंग टेबल हमारे घर में, हॉल में या डाइनिंग रूम में होने की बजाय हमारे बेडरूम में होगा तो वो चीज तो सही होगी, लेकिन गलत उपयोग हो रही होगी, उसका कोई काम नहीं हो पाएगा, अव्यवस्था बनेगी। जानकारी आपके पास पूरी है लेकिन वो सही जगह पे नहीं है, तो मैं उसको सही जगह पे रखता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने डीलिमिटेशन कमेटी या परिसीमन आयोग के बारे में पहली बार सुना होगा, लेकिन आज के बाद जब आप बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये टॉपिक पर आपकी कमांड है। ओके, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अपने परिसीमन आयोग को। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले परिसीमन के बारे में बात की गई हमारे आर्टिकल्स में, हमारे संविधान में। ऑब्वियसली वहां बात होना जरूरी है। ओके, चलिए तो जब हम परिसीमन की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि एक लोकसभा का परिसीमन और एक राज्य का, विधानसभा का परिसीमन है। तो जो सेंट्रल का परिसीमन एक्सप्लेनेशन है वो आर्टिकल 82 में बताया गया है, और जो स्टेट का परिसीमन है वो आर्टिकल 170 में बताया गया है। मजे की बात मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 82 में कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिए गए हैं परिसीमन को लेकर, लेकिन यह बताया गया है कि परिसीमन से संबंधित जो भी नियम, कायदे, कानून होंगे उन्हें बनाने, गौर से सुनिएगा, उन्हें बनाने और संशोधित करके नया करने में, नए तरीके से बनाने में, मतलब जब जरूरत हो तो 2/3 बहुमत के आधार पर चेंज करने का अधिकार संसद के हाथ में है। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि एक परिसीमन नाम का एक आयोग होगा, लेकिन उसके जो कार्य शक्ति है उसमें बदलाव किया जा सकता है, और वह कार्य शक्तियां क्या होंगी ये भी संसद डिसाइड करेगी। उस परिसीमन आयोग का उद्देश्य क्या होगा यह बता दिया गया, वो होगा ये बता दिया गया। एक सेंट्रल का होगा 82 में और एक स्टेट के लिए काम करेगा वो 170 में, लेकिन उनके पावर, उनके नियम, कायदे, कानून, उसकी योग्यता, उसके सदस्यों की योग्यता, ये सब कुछ सिस्टम किसके हाथ में दिया गया? संसद के हाथ में। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम कि ये परिसीमन आयोग जब हमारे यहां बनता है या बना है जब भी, तो वह समय क्या था। अब पिछली बातें सारी भुला दीजिए आप बस इतना याद रखिए कि लोकसभा चुनाव से इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कनेक्शन है। तो भाई पहला तो तब बना होगा जब हमारे पहले लोकसभा चुनाव हुए होंगे, वो है 1952। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको यह ना पता हो कि हमारा पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ, तो इसीलिए मैं कहता हूं आधार से पढ़ाई कीजिए। जिनको ये लगता है कि अरे सर तो वही पढ़ा रहे हैं, वही नहीं पढ़ा रहे हैं, सर तो बस पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पढ़ा रहे हैं, आप सुनते हैं इसलिए लगता है रिपीट हो रहा है। जिस दिन आपसे बनने लगेगा उस दिन आपको मेरे को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बनने की पहचान ये है कि जब आप किसी को पढ़ा सकें तो समझिए कि आपसे बनने लगा है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, बेस बहुत जरूरी है। अपने टॉपिक पे आते हैं कि पहला लोकसभा चुनाव जब हुआ होगा तो हमें परिसीमन की जरूरत पड़ी होगी। ओके, तो पहला परिसीमन 1952, दूसरा 1962। 2 को काउंट करिए, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, दिख रहा है ना, 1962 दूसरा। पहले को लॉजिक लगाया कि भाई 1952 में पहले लोकसभा चुनाव हुए,
तो पहले लोकसभा के लिए हमको पहले तो परिसीमन करना पड़ेगा। तो पहला परिसीमन पहले लोकसभा चुनाव पर 1952, दूसरे में 2 आ गया 1962, तीसरे में 3 आएगा 1973। इसके बाद मामला लंबा खींचेगा। जब बात चौथे की होगी तो 2 और 2 4 करना है, 2002, 52, 62, 73, 2002। गॉट द पॉइंट? ये 4 परिसीमन भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संवैधानिक इतिहास में हमारे देश में बने हैं। बात समझ में आ गई? अब इसके अध्यक्ष की बात करेंगे अपन, इसकी डिटेलिंग में भी जाएंगे, लेकिन इसके अध्यक्ष की बात पहले अपन करते हैं क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो वर्तमान वाले हैं। वर्तमान कहने का मतलब अभी रिसेंट हमारा परिसीमन कौन सा चल रहा होगा? 2002 का, 2002 का वो परिसीमन हमारे अभी तक चल रहा है। उसके अध्यक्ष थे श्रीमान कुलदीप सिंह साहब। कौन? कुलदीप सिंह साहब। ये हैं कौन? इनके बारे में आपको बता दूं मैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि ये नियम है, ये नियम है कि जो भी व्यक्ति परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनेगा, लीडर बनेगा, उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो किसके बराबर हो? सुप्रीम कोर्ट का बराबर क्या हो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज हो। इसीलिए माननीय कुलदीप सिंह साहब को यह पोस्ट मिली है बाकी योग्यताओं के आधार पर। लेकिन मेन क्या है कि उसको क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी थे वो। ओके, चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि बाकी के जो परिसीमन है, मैंने आपको बोला था परिसीमन का आधार क्या होगा? जनगणना। देखिए जब 52 का परिसीमन हुआ तो जनगणना हुई थी 1951 में, 62 का परिसीमन हुआ तो ऑब्वियसली जनगणना हुई थी 1961 में, 73 का परिसीमन हुआ तो 71 में जनगणना हुई थी, जिसकी कैलकुलेशन 72 में निकाली गई थी, क्योंकि 71 में तो हमारे इमरजेंसी लग गई थी। हम बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान से थोड़ा सा युद्ध वगैरह कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। बात समझ में आ गई आपको? तो इसलिए 73 हो गया। और 2001 में जब जनगणना हुई तो 2002 का हमारा परिसीमन तैयार हुआ। ये मैंने क्यों बताया आपको कि आप सब कभी भी पूछा जाए कि बताइए 1952 या हमारे देश के पहले परिसीमन का जनगणना आधार वर्ष क्या था, तो उसके पहले तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि हमेशा जनगणना 1 में चलती है। जैसे पहले कब हुई थी? 1881, फिर 1891, फिर उसके बाद 1901, फिर 1911, फिर उसके बाद 1921, फिर 1921, 1931, 1941, 51, 61, 71, 81, 91, 2001। ओके, तो हमेशा आपको 1 तो मिलना ही है, क्योंकि हर 10 साल के बाद हमारे यहां व्यवस्थित जनगणना का एक नियम रखा गया है। तो 52 का जनगणना आधार वर्ष, पॉपुलेशन बेस्ड सेंसस ईयर कौन सा होगा? 52 के लिए 51, 62 के लिए 61, 73 के लिए 71 और 2002 के लिए जो एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो 2002 में कौन सा हो जाएगा? 2001 का। और उस जनगणना आधार वर्ष के आधार पर हमारा परिसीमन कौन सा नंबर का बना? 4थे नंबर का। और उसके अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह साहब, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। इसके बाद हमको थोड़ी सी बात करनी चाहिए इस बारे में कि इससे जुड़े हुए कुछ अलग से फैक्ट्स भी हैं क्या। अभी तो देखो अपन कनेक्टिविटी में पढ़ रहे हैं, अलग से फैक्ट्स के बारे में आपको सबसे जरूरी चीज बताऊंगा कि जब भी लोकसभा, विधानसभा या संसद की बात आती है तो कहीं ना कहीं SC/ST से संबंधित सीट्स की बात भी आती है। और उससे संबंधित 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि बेसिकली बताया गया कि 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 में संविधान की तरफ से संशोधन के आधार पर यह नियम लाया गया कि आने वाले सन 2000 तक, ये बात कब की हो रही? 1976 की, यानी कितना टाइम बताओ? 24 साल बचे हैं, यानी अगले 24 साल यानी कि सन 2000 तक SC/ST की सीट्स जो निर्धारित करी गई होंगी उस समय संसद पर, उनमें ना तो कोई बदलाव, मतलब ना तो कोई जोड़ना होगा ना कोई घटाना होगा। कहने का मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो 42वें, फिर से सुनिए, 42वें संविधान संशोधन में 1976 के अंतर्गत यह नियम लाया गया कि SC/ST की जो संसद की या विधानसभा की सीट्स हैं वो आने वाले 24 साल यानी कि सन 2000 तक उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चाहे वह ज्यादा हो सीट को या चाहे सीट को कम करना हो। तो ये 24 साल याद रखिएगा
क्योंकि जैसे ही अगला आपका परिसीमन बनता है 2002 में, उसमें 24 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2026। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जिस तरीके से सीट्स को फिक्स कर दिया गया, वो टाइम कब का था? 1976 का 42वां संविधान संशोधन। इसी तरीके से अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो आप आगे की बात करते हैं सन 2002 का 84वां। 42 में 42 जोड़िए, कितना हो गया? 84। 42 प्लस 42 तो 42 से 84वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। अब 2002 में आप पिछला वाला 24 जोड़ दीजिए तो 24 हो जाएगा, यानी 2026। यानी अब अगले SC ST की सीट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना प्लस ना माइनस। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 2002 तक के लिए फिक्स किया गया, और 2002 में जो परिसीमन बना, उसने 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2026 तक के लिए उनकी सीट फिक्स कर दी। अब वो फिक्स सीट्स कौन सी थी? तो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। SC और ST के लिए तो देखिएगा, गौर से सुनिएगा, जैसे मैं कहता हूं SC तो ऐसा सुनाई देता है 80। तो SC के लिए 84 यानी 84, 80 84, 80 के लिए 84, और ST के लिए 47, ST के लिए 47। जहां चाह वहां रहा। किसी भी आप फैक्ट में अगर चाहेंगे कि कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे मैं चीजों को याद रख सकूं, बिल्कुल मिल सकता है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला कि अंदर से एनर्जी बना के रखिए, बिल्कुल एकदम खोलते हुए से रहिए। अपनी पढ़ाई, अपने उद्देश्य, अपने लोगों के लिए दिन रात जी भर के दिल लगा के काम करिए। 80 SC, 80 84 84, यानी SC के लिए 2026 तक 84 सीट्स संसद में फिक्स हैं। और जब हम बात करते हैं ST 47, एक छोटा सा क्लू ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ओके, चीजों में कमियां ढूंढने जाएंगे तो कमियां मिलेगी, खूबियां ढूंढने जाएंगे तो खूबियां मिलेंगी, और जो मिलेगा आपको वही दुनिया को दिखेगा। अगर आपने कमियां ढूंढा है तो लोगों को भी आप में कमियां दिखाई देंगी, और आपने अगर खूबियां ढूंढी हैं तो लोगों को आप में खूबियां दिखाई देंगी, क्योंकि जो ढूंढा है वो आपके पास होगा। ओके, सो ये SC ST की सीट्स का निर्धारण भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे हम चलते हैं कि ये जो पूरा काम हो रहा है, मैंने ये तो बता दिया आपको हेड कौन होगा, उसकी योग्यता क्या होगी, लेकिन इसमें टोटल मेंबर्स और कौन होते हैं? क्या एक आदमी काम करता है? नहीं, एक आदमी काम नहीं करता। इसमें जो हेड होता है वो तो होता ही है, जैसे अभी माननीय कुलदीप सिंह साहब है, लेकिन बाकी के लोग जो सदस्य होते हैं ना, उसमें उनका कैटेगराइजेशन मैं आपको बताता हूं। देश का इलेक्शन कमीशन, हमारे देश के इलेक्शन कमीशन के सदस्य इसके सदस्य होंगे, प्लस भारत के हर स्टेट का राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन और उसके सदस्य, प्लस यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित राज्यों के भी जो इलेक्शन कमीशन से संबंधित लोग होंगे वो भी इसके सदस्य होंगे। मतलब देश भर में चुनाव कराने वाले सभी सदस्य जो हैं बेसिकली वो इसके मेंबर हैं, उसका एक नया हेड होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट दी सदस्य। अब इसकी नियुक्ति कौन करता होगा? तो यह बनी बात है कि इसकी नियुक्ति जब इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? अगर कैटेगराइजेशन सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर्ड होना चाहिए, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आपने 50वें आर्टिकल में पढ़ा है। तो अगर न्यायपालिका का हेड आ रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के कैडर में आ रहा है, तो न्यायपालिका के बाद हमारी कार्यपालिका का हेड भी किधर आएगा? राष्ट्रपति। जी हां, राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति। सजेशन आपको कैबिनेट से मिल सकता है, संसद से मिल सकता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। अब इसका पावर की बात करूं तो पावर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मेन पावर जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जी हां, और वो पावर क्या है कि अगर परिसीमन आयोग के हेड ने, जो कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस होता है, याद रखिए इस बात को, अगर परिसीमन आयोग के हेड ने कोई निर्णय दे दिया तो उसे आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कोई निर्णय दे देता है तो आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए बार बार इतनी देर से मैं आपको इस बात को पॉइंट आउट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, जब वो उसका दिया हुआ डिसीजन नहीं चेंज होता था तो इसका भी नहीं होगा। ये है इसका पावर। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
बचा हुआ हमारा जो वादा था उसे पूरा करना, और वो है एक पॉइंट तो पहले हम ईवीएम पर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। वो बात नहीं करेंगे जो इस समय पूरा देश करता है, पिछले 4, 6, 8 सालों से कर रहा है। हम वो बात करेंगे जो हमारे पढ़ाई के लिए उपयोगी है। ईवीएम की पूरी डिटेलिंग निकालने के बाद हम वीवीपैट और मतदाता फोटो पहचान पत्र के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा बात तो करना जरूरी है। अब स्क्रीन पे अगर आप देखें आपको दिख रहा होगा कि ईवीएम के बारे में बहुत सारी डिटेल मिलती है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चलिए अच्छी बात है, लेकिन बाकी की डिटेल भी जानना जरूरी है। सबसे पहले कि मेन ईवीएम का प्रोडक्शन करता कौन है, ये राइट किसको मिला है, तो बेल को मिला है, यानी कि बेल का फुल फॉर्म पता आपको, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, BEL। ओके, तो ये एक फैक्ट है जो आपके लिए जानना जरूरी था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि पहली बार भारत में कभी भी अगर ईवीएम का यूज हुआ तो वो था केरल का पारूर डिस्ट्रिक्ट, जहां 50 बूथ में ईवीएम का एक ट्रायल यूज किया गया था चुनाव के लिए। अब आप जरा समझिए ना, इलेक्ट्रॉनिक काम है ये, तो पहले वहां होगा जहां लोग पढ़े लिखे हैं, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में है, केरल में है। तो केरल के पारूर जिले में 50 बूथ में पहली बार एक ट्रायल हुआ था, वो ईवीएम का था। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है इसके बाद कि आपसे कभी पूछा जाए कि भारत का पहला विधानसभा चुनाव जो ईवीएम बेस्ड हो वो कहां हुआ। फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव पूरी तरह से ईवीएम बेस्ड कब और कहां हुआ, किस राज्य में। यह आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में वह कौन सा साल था जब हमारे भारत के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के दोनों पूरी तरह से ईवीएम बेस्ड हुए। और एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको पहले ही दे दिया कि भारत में पहली बार ईवीएम का यूज कब हुआ, फिर उसके बाद विधानसभा में कब हुआ, फिर लोकसभा में कब हुआ, फिर विधानसभा लोकसभा दोनों में एक साथ पूरी तरह से कब हुआ। तो पहले का आंसर आपको केरल का पैरूर मिल गया है, वो हुआ था 1982 में। यह एक ऐतिहासिक फैक्ट है, अभी आगे आपको मैं बताता हूं, क्योंकि दुनिया में पहली बार अगर किसी चुनाव में अधिकृत रूप से राजनीतिक चुनाव के लिए अगर इसका उपयोग हुआ था ईवीएम का, तो भारत का 1982 था, याद रखिएगा। और बड़े स्तर के चुनाव में 1990 में नीदरलैंड का नाम आता, 1990 में नीदरलैंड बड़े स्तर में किया, निडर होकर किया, नीदरलैंड ने किया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं विधानसभा की तरफ कि पहली बार कहां पर कोई विधानसभा चुनाव, पूरा विधानसभा चुनाव नहीं, कोई विधानसभा चुनाव। तो याद रखिए इसमें 3 स्टेट के नाम आपको लेने, पहला MP ऑब्वियसली मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। MP, राजस्थान, दिल्ली, ये तीनों में, MP में 5 विधानसभा सीटों में, पूरी में नहीं, 5 विधानसभा सीटों में, राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों में, और दिल्ली में 6, दिल्ली 6 बोलते ना अपन, दिल्ली 6, हाँ बस वही है, 5 MP, 5 राजस्थान और 5 दिल्ली की विधानसभा सीटों में 1998 में पहली बार ईवीएम का यूज हुआ। स्क्रीन में देखने के बजाय मुझे सुनिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजों को नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल के मत चल दिया कीजिए, पढ़ाई में काम चोरी करेंगे, जीवन काम चोरी में निकल जाएगा। ओके, बात को सुनिएगा गौर से। तो पहला कहां हुआ, दूसरा कौन, किसी विधानसभा चुनाव में पहली बार, तो वो हमको पता चल गया MP, राजस्थान और दिल्ली में 5, 6। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत में पहली बार कौन सा ऐसा राज्य था जहां पर पूरे विधानसभा चुनाव ईवीएम बेस्ड हुए। ऑब्वियसली पहले हम विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में इकट्ठा तो आ नहीं जाएंगे, विधानसभा छोटा स्तर है, लोकसभा बड़ा स्तर है। तो भाई साहब ये था मॉडर्निटी वाला गोवा। 1999 में 1999 में गोवा में पहली बार विधानसभा चुनाव पूरी तरह से ईवीएम बेस्ड हुए थे। और उसके बाद आगे चलते 2004 में, 2004 वो वक्त था जब पूरे भारत के पूरे भारत के लोकसभा चुनाव किस पर बेस्ड हुए थे, ईवीएम पर बेस्ड। 2004 में चारों तरफ उपयोग किया गया ईवीएम का। और 2009 वो साल था जब पूरे भारत में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों ही ईवीएम बेस्ड हुए। भारत में पहली बार 1982 केरल पारूर, पहली बार किसी विधानसभा की सीटों पर, तो MP, राजस्थान और दिल्ली में 5, 6 1998 में। पहली बार किसी राज्य जहां पूरा विधानसभा चुनाव उससे हुआ वो था गोवा 1999। पहली बार लोकसभा चुनाव पूरे के पूरे ईवीएम बेस्ड हुए 2004। और उसके बाद फिर विधानसभा और लोकसभा दोनों के पूरे चुनाव 2009 में हुए।
लगे हाथ। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि पहली बार मतदाता पहचान पत्र का यूज कब करना ऑफिशियली शुरू किया गया? 1993 में। इसको याद कैसे कर सकते हैं 3 नंबर से? कि हमने क्या किया कि आप भी आएंगे और आपका मतदाता पहचान पत्र भी आएगा, ताकि कोई तीसरा आकर वोटिंग डाल के ना चला जाए। 1993 बात समझ में आ गई? ठीक है। जब से हमारा चुनाव आयोग क्या हो गया था? 3 सदस्यीय हो गया था, TN सेशन साहब के टाइम से। ओके, चलिए इसके बाद अगला जो फैक्ट है वो है वीवीपैट का। इसका फुल फॉर्म आपके लिए जानना जरूरी, बाकी तो आप वैसे भी जानते होंगे, चुनाव में भी आप वोट देकर आए होंगे। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। VVPAT, इसे याद रखिएगा। आपने देखा है कि आप इधर बटन दबाते हैं वोटिंग मशीन में, ईवीएम में, इधर वीवीपैट में एक पर्ची निकल के आती है जिसमें आपने जो बटन दबाया यदि वही चिन्ह दिख रहा है तो आपको वेरीफाइड हो जाता है, उसके बाद वो कट के गिर जाती है और डिसॉल्व हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट द परिसीमन आयोग डिटेल्स एंड रिगार्डिंग द ईवीएम, वीवीपैट एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो अब हमारा जो नेक्स्ट एंड टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ दिस वीडियो जो टॉपिक है, आखिरी की तरफ जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप कहेंगे कि सर हमेशा तो आप हाथ घुमाते रहते हो, ऐसा हाथ मान के क्यों खड़े हो? तो ये एक सिंबल है उस टॉपिक की तरफ ले जाने का जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आप अक्सर देखिएगा जो बड़े राजनेता होते हैं, बड़े सिंसियर होते हैं, जिनका नेशनल लेवल पे नाम होता है, वो ऐसे ही खड़े होते हैं अपने आप को थोड़ा लोगों से समेट कर। लेकिन अब चूंकि मेरा नाम तो नेशनल लेवल पे है नहीं, तो मैं अपने हाथ खोल लेता हूं और आपको टॉपिक समझाता हूं कि मैंने क्यों बोला नेशनल लेवल। एक्चुअली बात ये हो रही है कि हमने लास्ट वीडियोस में ये देखा कि वो कौन सी शर्तें हैं जिनको पूरा करने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या बन जाती है? भारत की एक राष्ट्रीय स्तर की, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। और अगर वो शर्तें पूरी नहीं हुई तो वह क्षेत्रीय पार्टी तक ही सीमित रहती है। तो अब आज हम ये दर्शन भी कर लेंगे कि वो पार्टियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो ये कि यदि कोई पार्टी भारत में, राजनीतिक पार्टी नेशनल लेवल की हो जाएगी तो उसके साथ भी कौन सा नंबर जुड़ेगा? भारत का लकी नंबर, वो सक्सेसफुल पार्टी है 7। जी हां, 7 नंबर, 5, 2, 7। क्यों? भारत में वर्तमान में 7 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। देयर आर नंबर इन 7। पहले 6 थी, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले कहने का मतलब करीब 18-19 साल पहले ही क्या हुआ, उनकी संख्या 7 हो गई। स्क्रीन में एक एक करके आपके लिए मैं एक एक करके सारी पार्टीज को लेकर आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचूंगा कि वो पार्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आप स्क्रीन में देख लीजिए गौर से, वहां पर 7 पार्टीज के नाम दिए हैं और उसको गैस करना बड़ा आसान है। कम करिए चीजों को, कम करिए फैक्ट्स को। कैसे कम करेंगे? 7 में से निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से करके चलते हैं। निश्चित रूप से बीजेपी तो होगी ही और कांग्रेस होगी, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों नीचे आ गए। अब बचे 5। ठीक है, तो एक और पार्टी जिसे आप पहले से जानते हैं वो कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की पार्टी, मायावती जी जिसकी सुप्रीम है वो पार्टी। ठीक, कांग्रेस हमारे देश का सबसे पुराना दल है, तो वो दल जिसमें कांग्रेस लग रहा है वो भी राजनीतिक पार्टियां हैं और उसका एक और संबंध है। लेकिन फिलहाल यहां से देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जिसके बारे में बात करी। अब बचे 2, तो वो दोनों के नाम एक जैसे हैं, सीपीआई और सीपीआईएम। सीपीआई और सीपीआईएम, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआईएम में आपको कुछ नहीं करना है, एम के नाम पर मार्क्सवादी जोड़ देना, MARKS वादी, मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट। मतलब जो लोग कार्ल मार्क्स, आपने नाम सुना होगा, यूरोपियन थे, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को अडॉप्ट करते हैं, वो सीपीआईएम कहलाते हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहलाते हैं, मार्क्सवादी। और जो अपनी एक विचारधारा लेकर चलते हैं वो केवल सीपीआईएम, जो मार्क्सवादी नहीं है वो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और जो मार्क्स को लेकर चलते हैं वो सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी।
ओके चलिए, अब आप स्क्रीन में देखिए सारे नाम लिखे हुए हैं, एक एक करके मैं अब आपको सभी की डिटेल देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, गौर से सुनिए, कोशिश करूंगा कि कनेक्ट करूं। ये डिटेल आपने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं पढ़ी होगी। ये उन सभी लोगों को जो ये कहते हैं कि हमें तो बस वही पढ़ाया जाता है, वही पढ़ाया जाता है, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है। अगर आपसे भी ऐसा कोई बोलता है तो जाइएगा, उसे ये दिखा दीजिएगा। ओके चलिए, इसका हम शुरू करते हैं। सबसे पहली पार्टी हमारे लिए कौन? बीजेपी। बीजेपी को ही हम अपनी पहली पार्टी बोलेंगे, ठीक है। चलिए, बीजेपी का जो जन्म हुआ वो 6 अप्रैल 1980 में हुआ, लेकिन तब ये बीजेपी कुछ और भी चीजों से कनेक्टेड थी। कैसे कनेक्टेड थी? बीजेपी का जो शुरुआती नाम था वो था भारतीय जनसंघ। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस बात को। तो बीजेपी का पहला नाम जो पार्टी पड़ा था वो था भारतीय जनसंघ, और इसके बाद बीच में एक नया नाम चेंज हुआ, जनता दल। जनता दल, फिर इसके बाद नाम बदलकर वो नाम हुआ जो आज हम जानते हैं, और उसी पार्टी से सत्ताधारी माननीय श्रीमान मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी साहब, और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो इसका पहला नाम क्या था? भारतीय जनसंघ, दूसरा नाम जनता पार्टी, सॉरी जनता दल, जनता पार्टी, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इनके संस्थापक सभी को पता है, लेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम, एवर ग्रेटेस्ट नेम इन इंडियन पॉलिटिक्स, इवन इन इंटरनेशनल लेवल, कौन? स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब। और उनका साथ बराबरी से दिया था, आज भी हमारे देश में हमारे ही बीच है माननीय श्री LK आडवाणी जी। इन दोनों लोगों ने इस पार्टी की स्थापना की थी। ओके चलिए, अब इसके बाद बारी है अगले सेगमेंट की, और वो है कांग्रेस। क्या है वो? कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस के बारे में बात करें तो ये तो सभी को पता है कि 1885 में इसका निर्माण हुआ था। A.O. ह्यूम नाम के व्यक्ति के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। उसके आगे फिर हम लोगों ने, मतलब हमारे इंडियंस ने इसे संभाला, लेकिन बेसिक नींव किसने रखी थी? A.O. ह्यूम ने, एंड ही वाज अ ब्रिटिशर्स। ओके, जानने योग्य बात यह है कि आपको लगता है कि कांग्रेस का जो निशान है, सिंबल है, वो पंजा है। बात भी सही है, लेकिन पीछे जाते हम 1952 में जब पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, नेहरू जी के हाथ में थी कांग्रेस की पूरी कमान, पूरी बागडोर। उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? कान खोलकर सुनिएगा, और वो था बैलों का एक जोड़ा, जो कांग्रेस को किसानों से कनेक्ट करता था। लोग उसे बड़ा अपनापन समझते थे। तो बैलों का जोड़ा कांग्रेस का पहला चुनाव चिन्ह था। उसके बाद फिर बीच में 1971 के बाद वो चेंज भी हुआ, जब इंदिरा गांधी जी के कमान हाथ में थी, और वो हुआ गाय और बछड़ा। एक गाय जिसके साथ में एक बछड़ा है, ये चुनाव चिन्ह हुआ दूसरा, कांग्रेस का दूसरा चुनाव चिन्ह। और उसके बाद फिर 80s में 1980 के आसपास जाकर कांग्रेस को पंजा मिला है चुनाव चिन्ह, जो आज वर्तमान में भी है। सो दिस वॉज अबाउट दी कांग्रेस, और कांग्रेस के संस्थापक का नाम भी आपको मैंने बता दिया, 1885 में संस्थापना हुई थी। अब बारी आती है किसकी? अगली पार्टी की, और अगली पार्टी कौन सी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस। मैंने बोला था कि अगर कांग्रेस वर्ड का यहां पर कनेक्टिविटी मिले तो उसकी एक और इंपॉर्टेंस होगी, और वो इंपॉर्टेंस ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, नेशनलिस्ट जो कांग्रेस है, इसका जो निर्माण हुआ है वो मेन कांग्रेस पार्टी से अलग होकर हुआ है। मतलब ये पहले किसके साथ थे? कांग्रेस के साथ में थे, और इसके संस्थापक है शरद पवार साहब। आपने देखा होगा कुछ समय BCCI के अध्यक्ष भी थे, वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। ओके, शरद पवार साहब इसके संस्थापक हैं। अब संस्थापना कब हुई है? आप देख लीजिए, 10 जून 1999, 1999, 10 जून 1999 को इसकी संस्थापना हुई है। वो क्या थी? राष्ट्रवादी कांग्रेस। इसका निशान है घड़ी। क्या निशान है? घड़ी। अब कौन सी घड़ी? ये आप जो देख रहे हैं, इसे थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया गया है। सिंपल एक राउंड, नीचे स्टैंड, बीच में पूरा वॉच है, ऊपर पकड़ने की जगह है, वो कहलाती है क्या? इसका एक सिंबल, और वो सिंबल है राष्ट्रवादी कांग्रेस का 10 जून 1999 में स्थापित घड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस की। 1 जनवरी 1998 में इसका निर्माण हुआ। इसमें भी कांग्रेस लगा है, इसका मतलब कि यह कांग्रेस से ही अलग होकर बनी है, और सुश्री ममता बनर्जी जी इसकी अध्यक्षा हैं। इनकी स्थापना भी उन्होंने ही की है। और 1 पेयर ऑफ फ्लावर्स, एक जोड़ा फूल जिसमें तिरंगे का निशान भी बना हो, तिरंगे का निशान मतलब तिरंगे का कलर बना हो, एक जोड़ा फूल ममता बनर्जी जी की इस पार्टी का नेशनल सिंबल है, जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। अब बात करते हैं हम BSP की, बहुजन समाज पार्टी। पहला फैक्ट तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2 फैक्ट तो आप पहले से जानते हैं कि इसकी स्थापना
काशीराम जी ने की, बहुत सारे लोग जानते होंगे। दूसरा, वर्तमान अध्यक्ष इसकी सुप्रीमो जो है मायावती है, ओके, और इसका सिंबल हाथी है। लेकिन यहां एक कनेक्टेड एक फैक्ट बताना चाहूंगा मैं आपको कि पूरे इंडिया में बहुजन समाज पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ेगी तो उसको एक सिंबल मिलेगा हाथी। लेकिन असम में बहुजन समाज पार्टी हाथी चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर असम गण परिषद नाम की एक चुनावी राजनीतिक पार्टी है जिसने पहले ही हाथी को अपना सिंबल बनाया हुआ है। तो अगर कभी भी असम में चुनाव होते हैं और वहां पर अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसे कोई और चुनाव चिन्ह उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पहले से असम गण परिषद के पास हाथी का चुनाव चिन्ह है। तो मैंने आपको बताया कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम साहब हैं, वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो सुप्रीमो मायावती जी हैं। एक फैक्ट और, ये तो आपको पता है कि हाथी इनका चुनाव चिन्ह है, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का पहला चुनाव चिन्ह क्या था और हाथी कब बना चुनाव चिन्ह? तो पहला तो था चिड़िया। काशीराम जी के समय पर चिड़िया पहला चुनाव चिन्ह थी। 1984 14 अप्रैल, बहुत आसान है भाई, 14 अप्रैल किसका बर्थ डेट है आपको पता चल जाएगा। जिनको नहीं पता है आप ढूंढ के आइए, क्योंकि मैं नाम बता दूंगा तो आप उसको लिख लेंगे, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा तो आप ढूंढने जाएंगे। 14 अप्रैल किसी का बर्थ डेट है जो पूरी तरह से बहुजन समाज से जुड़ा रहे, बहुजन समाज से हमेशा काम किया, बहुजन समाज के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया। हिंट हो गया है, देख लीजिएगा। 14 अप्रैल 1984 को काशीराम जी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। चुनाव चिन्ह था चिड़िया, लेकिन चिड़िया में उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली। पहली बार मायावती जी हाथी के चुनाव चिन्ह से यूपी से जीती थी चुनाव, और वो था वर्ष 1989। यहां से हाथी चुनाव चिन्ह आ गया। तो पहला चिड़िया था, दूसरा चुनाव चिन्ह हाथी था। अब हम बात करते हैं सीपीआई और सीपीआईएम मार्क्सवादी की। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप देखिए। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 26 दिसंबर 1925, 1925, बहुत पुरानी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को होती है। इसका सिंबल भी आप देख रहे हैं, हंसिया और बाली, गेहूं की बाली। और अगर आप सीपीआईएम की बात करेंगे तो देखिए, सीपीआईएम की स्थापना 7 नवंबर 1964 की होती है। क्योंकि यह मार्क्सवादी है, एम मार्क्सवादी, तो इसका चुनाव चिन्ह बदल जाता है, इसका निशान सिंबल बदल जाता है। हंसिया, हथौड़ा और तारा। हंसिया, हथौड़ा, तारा। वहां पर हंसिया और गेहूं की बाली था क्योंकि वो कनेक्ट करते थे केवल किसानों को, लेकिन यहां पर किसान के साथ मजदूर को भी कनेक्ट किया गया और कार्ल मार्क्स की फॉलोइंग भी की गई। तो किसानों के लिए हंसिया आ गया, हथौड़ा मजदूरों के लिए आ गया, और सितारा एक तरीके से ये कार्ल मार्क्स के साइड को बिलोंग करता है। उम्मीद मैं ये करता हूं कि आप ये दोनों चीजों को समझ गए होंगे। याद रखिएगा, सीपीआई और सीपीआईएम में संस्थापकों में बहुत सारे लोगों का नाम है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए जरूरी नहीं है। सो दिस वाज अबाउट द नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। और भारत में यही 7 राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा रखते हैं। सो गाइस, इट इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। चाय भी है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि काफी सारी नई चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ यहां से यहां जाएगा, लेकिन यहां से यहां जाने में सुनकर दिमाग तक पहुंचाने के लिए दिल लगाना बहुत जरूरी है। अपनी पढ़ाई, अपनी किताबों से, अपने सपने से। जहां से मैंने वीडियो शुरू किया था, मैं चाहता हूं कि आप वापस उसी बात को फिर से रिकॉल करें। आप क्या कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे कर रहे हैं इस चीज का ही फर्क पड़ता है। खुश रहिए, बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखिए। कुछ चीजें अगर जिंदगी में इस समय नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होंगी। एम एकेडमी की डिजिटल वीडियो क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। आपके करियर के लिए ये हमेशा आप काम करेगी, ये कभी रुकेगी नहीं, कोचिंग ओपन होने के बावजूद भी। इसी तरीके से आपको घर बैठे एम एकेडमी एट होम का फीलिंग प्लेजर देती रहेगी। बस आपको क्या करना है, अपनी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी यानी डिसिप्लिन को अपने हाथ में कंट्रोल रखना है। यह नहीं कि आज पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ लेंगे। रोज अपना टाइम टेबल बनाइए और उस पर पढ़ाई कीजिए। इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े रहिए। हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारा सौभाग्य है। उम्मीद करता हूं आप अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज के वीडियो में आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात करता हूं। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ योर करियर, ब्यूटीफुल करियर। थैंक यू। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।